हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय चंदन कुमार सर। और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं और वो लेसन नंबर 4 को पढ़ रहे हैं, संस्थाओं का कामकाज। आज की इस नई वीडियो में हम उन सभी ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आप सभी के इस चैप्टर से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और वैसे मैंने आप लोगों के लिए 3 वीडियो बना दी है और उन 3 वीडियो में आप सभी का इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस और प्यार मिला, इस वजह से मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। मैं जानता हूँ आप सभी के एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसीलिए मैं ज़्यादा आपको परेशान ना करते हुए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली बात, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे संस्थाओं का क्या कामकाज है। सबसे पहली बात आप सभी को क्लियर होना चाहिए संस्थाओं का मतलब क्या है। पहले 3 चैप्टर लोकतंत्र क्या है, संविधान निर्माण और साथ ही साथ में इससे पहले मैंने आप लोगों को चुनावी राजनीति तीनों पढ़ा दिए। हम संस्थाओं का कामकाज पढ़ रहे हैं। संस्थाओं का कामकाज यानी हमें ये देखना है कि भारतीय संविधान में कौन-कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं और उसके जो संस्थाओं के अंदर कौन-कौन से अंग हैं, उनके क्या-क्या कार्य हैं। जैसे हमारे देश में सबसे पहली बड़ी संस्था अगर बात करें तो वो संसद है। आप सभी को पता है कि संसद ही एकमात्र वो अंग है। वैसे सरकार के कितने अंग होते हैं, मैं आपसे पूछूं आपसे, सरकार के अंग, सरकार के वर्तमान समय में वैसे तो 4 अंग कहे जाते हैं लेकिन 3 राजनीति में मुख्य हैं। सबसे पहला आप सभी का संसद आ जाता है, जिसे आप विधायिका भी कह देते हो, विधायिका। दूसरे नंबर पे आप सभी का आ जाता है कार्यपालिका, कार्यपालिका। और तीसरे नंबर पे आप सभी का आ जाता है न्यायपालिका, न्यायपालिका। और जो है न्यायपालिका के बाद में, इसके बाद में आपका जो अगला है ये मीडिया कहा जाता है, मीडिया। हालांकि इसकी ज़्यादा भी हम चर्चा नहीं करेंगे। सरकार का जो पहला अंग है विधायिका, ये क्या करता है, पहला अंग जिसे हम संसद भी बोलते हैं आपको, जैसे मैंने बताया सरकार का ये पहला अंग है विधायिका। इसका कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, कानून निर्माण करता है, कानून निर्माण करता है। संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो संसद या विधायिका के पास है। कार्यपालिका क्या करता है, संसद द्वारा या विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या करता है, लागू करता है, कानूनों को लागू करता है। और न्यायपालिका ये जांच करता है कि विधायिका द्वारा बनाया गया कानून और कार्यपालिका द्वारा लागू किया गया कानून जो है वो जनता के लिए ठीक है या नहीं। अगर वो जनता के लिए ठीक नहीं होता तो उस कानून को निरस्त कर दिया जाता है, वो कानून नहीं माना जाता, चाहे उसे संसद ने पास कर दिया हो, कार्यपालिका ने उसे लागू कर दिया हो। ऐसे में कई कानूनों के बारे में भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली बात तो आपको ये पता चल गया होगा हम किस संस्था के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं संसद की। संसद, ध्यान रखना आप सभी को, विधायिका को बोलते हैं और संसद और सांसद अलग वर्ड होता है, ध्यान रखना है। सांसद जो होते हैं उसे एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो लोग राज्यसभा या फिर लोकसभा, लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसे सांसद कहा जाता है। और वो संसद में जाकर जनता के लिए कानून निर्माण करते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं, बजट पास करते हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं। तो भाई ध्यान रखना है, लोकतांत्रिक देश में सरकार के अलग अलग कार्य होते हैं और उन सब अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग प्रकार की संस्थाएं बनाई गई है, ताकि क्या किया जा सके, कोई किसी के कार्य में रुकावट ना डाले। जैसे विधायिका का कार्य कानून बनाना है तो कार्यपालिका उसके कार्य में रुकावट ना डाल सके, कार्यपालिका का कार्य हमने अलग रखा है। तो कार्यपालिका का कार्य है वो न्यायपालिका का कार्य नहीं है। न्यायपालिका अपना कार्य करेगी, न्यायपालिका का कार्य न्याय देने का है, जनता के हित के फैसले लेने का है। तो इस प्रकार से कोई भी शासन का अंग किसी दूसरे के कार्यों में इंटरफेयर ना कर सके, इसके लिए हमने क्या कर रखा है, अलग अलग संस्थाएं बनाई हैं। और इन संस्थाओं का जो मूल कार्य है, वो इन संस्थाओं का मूल कार्य क्या है कि संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करना। ध्यान से सुनना है आप सभी को, सभी संस्थाओं का जो कार्य है संविधान के अनुसार है। और कोई भी ऐसा नहीं है कि विधायिका कार्यपालिका का कार्य करने लगेगी, कार्यपालिका न्यायपालिका का कार्य। सभी के अपने कर्तव्य बताए गए। ये मैंने आप लोगों को संविधान वाले चैप्टर में भी बताया था, क्योंकि राजनीति सब चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो आप सभी को ये भी क्लियर होना चाहिए कि भाई जो भी हमारे कानून बनते हैं वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। देखो बताया गया है हमारे देश में 3 प्रमुख संस्थाएं हैं या शासन के 3 अंग हैं। शासन के अगर अंगों की बात करता है तो आप क्या बोलेंगे, शासन के 3 अंग, न्यायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। अभी मैंने आप लोगों को ये क्लियर करवा दिया। अब संसद की बात करते हैं तो संसद के भी 3 अंग होते हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। मैंने आपको बताया लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है, राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा जो है
प्रत्यक्ष नहीं होता, तो ये ध्यान रखना, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट होता है। और राष्ट्रपति जो होता है, ये लोकसभा और राज्यसभा, ये क्या है, संसद के दो सदन, को ये भी याद रखना है कि राज्यसभा जो है इसे हम उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन, और जो लोकसभा है इसे हम निम्न सदन बोलते हैं, निम्न सदन। तो ये भी याद रखना है, आपके पेपर में आ सकता है। राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, तो लोकसभा इसमें 543, 545 होते थे। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। मनोनीत करने का मतलब होता है कि वो इलेक्ट करना जो हमारे देश के लिए अच्छा कार्य करते हैं, चाहे खेल में, विज्ञान में, तकनीक में, संचार में, किसी भी चीज में जो देश का गौरव ऊंचा उठाते हैं, तो उसको चुना जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर को चुना गया। राज्यसभा में ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। मनोनीत कौन करता है? तो आप बोलोगे मनोनीत करने का जो अधिकार है ना, मनोनीत करने का, वो राष्ट्रपति का है। 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार, आपको ये क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ देखो बताया गया है, राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश के सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। देश का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है हमारे देश में? तो औपचारिक रूप से राष्ट्रपति है और देश का अध्यक्ष भी है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री किसका प्रमुख है? सरकार का प्रमुख। अगर आपसे पूछे देश का प्रमुख बताइए, तो आप, या फिर देश का राष्ट्र अध्यक्ष बताइए, राष्ट्रपति का नाम लेंगे। सरकार का प्रमुख बताइए तो आप प्रधानमंत्री बोलेंगे। और सरकार के ज्यादातर अधिकार जो है वो प्रधानमंत्री इस्तेमाल करता है, ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों को बहुमत प्राप्त, यानी प्रधानमंत्री जो होता है उसे लोकसभा के साथ चुना जाता है, लोकसभा। और लोकसभा के सदस्य जब तक प्रधानमंत्री को सपोर्ट करते हैं तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पे रहता है, अदरवाइज प्रधानमंत्री अपने पद पर नहीं रहता, उसको हटा दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगली बात है संसद की। तो संसद के क्या क्या कार्य हैं, यानी इनके फंक्शंस क्या क्या है। तो किसी भी देश में बड़े कानून बनाने की सबसे बड़ा जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? संसद के पास। यानी हम क्या कहेंगे, कानून निर्माण का जो कार्य है वो किसका है? संसद का। दूसरा, संसद का कार्य क्या है? सरकार जो चलती है ना, सरकार चलने के लिए बजट पेश करना है ना, ये बजट वाला पॉइंट ये वाला है। सरकार चलाने के लिए उसे नियंत्रण करना। आपने देखा होगा कई बार, आपने रील्स में या शॉर्ट वीडियो देखते समय या न्यूज़ में देखा होगा कि सरकार कई बार कानून बनाती है तो बहुत सारे नेता होते हैं, वो एक जगह कुर्सी पर बैठकर कई बार मेज को थपथपाते हैं, ताली बजाते हैं, मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का। तो अगर सरकार कुछ गलती करती है तो उस जगह पर उसे नियंत्रित किया जा सकता है, उसकी कमियों को बताकर, क्योंकि उस जगह से पूरी जनता उनको देख रही होती है। और सरकार कहाँ पर कितना पैसा खर्च करेगी, कहाँ विकास होगा, ये बजट होता है हमारे देश का। और ये बजट जो है वो संसद में पेश होता है। सार्वजनिक मामले जो देश के लिए है वो भी संसद में ही पेश किए जाते हैं, जो देश के सभी राज्यों के लिए है मामले। वैसे मैंने बता दिया था आप सभी को, जो लोकसभा इसे लोअर हाउस यानी निम्न सदन बोलते हैं। 543 सदस्य होंगे, 5 साल का कार्यकाल होगा। सारे सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाएंगे। अधिकतर मामले जो होंगे इसके सर्वोच्च माने जाएंगे। इसके साथ साथ सदस्य होने के कारण विचारों की प्राथमिकता होगी। यानी देखो, इसे डायरेक्ट चुने जाता है, इसीलिए इसकी विचारों को ज्यादा माना जाता है, क्योंकि जनता इसको चुनती है। राज्यसभा की जब हम बात करेंगे तो राज्यसभा के सदस्यों को जनता नहीं चुनती, जनता के द्वारा चुने गए लोगों को राज्यसभा के मेंबर कहा जाता है। ध्यान रखना है। तो पैसों के मामले का अधिकार, ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पेपर में आ जाता है। धन संपत्ति से जुड़े मामले पर कानून कौन बनाता है? तो लोकसभा बनाता है। ध्यान रखना है आप सभी को। बजट जो है किस में पेश होता है, या फिर ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बजट कहाँ पेश होगा? तो बजट आप सभी का लोकसभा में पेश होगा। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कौन करता है? मंत्रिपरिषद। आपने देखा होगा अलग अलग तरह के मंत्री होते हैं, कोई रेल मंत्री है, कोई खाद्य मंत्री है, कोई कृषि मंत्री है, इस तरीके से कोई गृह मंत्री है। तो अलग अलग मंत्रियों के पद को जो नियंत्रण करता है वो लोकसभा नियंत्रण करता है। राज्यसभा की बात करते हैं तो इसे अपर हाउस या फिर उच्च सदन। 250 सदस्य होते हैं, 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पैसों से संबंधित यानी बजट से संबंधित इसके पास अधिकार नहीं है। राज्य के संबंध में विशेष अधिकार है। राज्य के संदर्भ में विशेष अधिकार यह है कि कोई भी राज्य सरकार चाहती है कि हमारा ये कानून पास हो जाए तो राज्यसभा को वो कानून ट्रांसफर करती है और राज्यसभा उस कानून को संसद के थ्रू पास करवा देता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद पर सीधा नियंत्रण नहीं होता। लोकसभा का मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण होता है, राज्यसभा का नहीं होता। सदस्य कम होने के कारण, देखो इसके सदस्य कितने, 250, और लोकसभा के सदस्य कितने थे, 543। तो 250 और 543, आप कहोगे 300 होते तब भी कम है, 200 कम है। सदस्य कम होने की वजह से इसके मामले ज्यादा
मैटर नहीं करते, लेकिन फिर भी मैटर करते हैं। अब बात करेंगे हम कार्यपालिका के बारे में। अब कार्यपालिका जो है इसे सरकार का दूसरा स्तर बोलते हैं, और हमने क्या देखा कि इसमें ऐसे अधिकारी शामिल होते हैं। देखो कार्यपालिका भी दो तरीके की होती है, एक होती है स्थायी कार्यपालिका, ये नीचे आ भी जाएगा, ये देखो ये रहा स्थायी कार्यपालिका, और दूसरा राजनीतिक कार्य। राजनीतिक कार्यपालिका में वो लोग होते हैं जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जैसे नेता होते हैं। उस राजनीतिक कार्यपालिका में 5 वर्षों के लिए जब तक रहेंगे रहेंगे, नहीं तो इसको हटा दिया जाएगा। और दूसरा स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका के सदस्य वो होते हैं जो आईएएस आईपीएस, आपने सुना होगा यूपीएससी का एग्जाम पास करके आते हैं, सिविल सेवा का परीक्षा पास करके आते हैं, वो लोग होते हैं, और वो परमानेंट, इसको हटा नहीं सकते। ये 5 साल बाद जनता खुद चाहे तो इन्हें लात मार के हटा सकती है, क्योंकि ये ढंग से जब काम नहीं करते तो सीधी सी बात है, उनको क्यों चुना जाएगा, इनको नहीं चुना जाएगा। बात आप सभी को याद रखना है। इसके साथ साथ कार्यपालिका का कार्य क्या है, तो विधायिका द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है, आप सभी को ध्यान रखना है, उनके कानूनों को लागू करने का कार्य होता है। अब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये ध्यान रखना, कार्यपालिका का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री का जो पद है वो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पद है, क्योंकि प्रधानमंत्री, अभी मैंने बताया था आपको, सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्र का प्रमुख जो होता है, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है, यानी जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, अभी आप देखो लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में ही मई में, तो आप देखोगे कि जिस भी पार्टी को बहुमत मिलेगा उसका क्या कर दिया जाएगा, जिस भी पार्टी को बहुमत मिलेगा उसी पार्टी का प्रधानमंत्री चुना जाएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से कार्य करता है, और सभी प्रधानमंत्री जिन जिन मंत्रियों को कहेगा राष्ट्रपति को बना दो, उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना देगा। अगला, मंत्रिपरिषद उसके हिसाब से काम करेगी। प्रधानमंत्री जैसे ही अपने पद से इस्तीफा देगा, वैसे ही सारे के सारे मंत्री जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। सारे के सारे मंत्री वहां से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। ये आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद में कुछ होते हैं कैबिनेट मंत्री, कुछ होते हैं आप सभी के स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और राज्य मंत्री। राज्य मंत्री मतलब विधानसभा वाले मंत्री होते हैं, वो अलग होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री जो होते हैं उसे छोटे मोटे मंत्रालय दिए जाते हैं, और कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ऐसे जो केंद्र के होते हैं। आपको ध्यान रखना है, केंद्र के मंत्री को कैबिनेट मंत्री। राष्ट्रपति के लिए बनना है अगर आपको, तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहली बात, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु हो आपकी, आप दिवालिया यानी पागल और साथ ही साथ कर्ज में डूबे नहीं होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की आपकी योग्यता होनी चाहिए, किसी और लाभ के पद पे ना हो, यानी किसी और पद पर आप ना हो आप उस समय। प्रधानमंत्री, अगर भारत के प्रधानमंत्री के क्या क्या अधिकार हैं ये तो हो गए भाई, अगर आपको राष्ट्रपति बनना हो तो क्या क्या योग्यता चाहिए। प्रधानमंत्री के पास में क्या क्या अधिकार है? सबसे पहली बात तो सरकार का प्रमुख होता है, तो इसलिए सरकार का मुखिया कह देते हैं। दूसरा, विवादों को अंतिम निर्णय लेता है, यानी किस मुद्दे पर क्या कानून बन रहा है, ये जो विवाद है इस पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? आपका प्रधानमंत्री ही निर्णय लेता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता। कैबिनेट, मैंने आपको बताया 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और राज्य मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री का अध्यक्ष होता है, जब जैसे इसने इस्तीफा दे दिया कैबिनेट मंत्री खत्म। विभिन्न विभागों को कार्य बांटता है, कौन सा मंत्री को कौन सा कार्य मिलेगा, कौन सा मंत्री बनेगा, ये सब प्रधानमंत्री तय करता है। उनकी निगरानी भी रखता है, कोई प्रधानमंत्री जो है अगर सभी मंत्रियों की निगरानी भी रखता है, अगर कोई मंत्री ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा होता है तो उसको वहां से क्या कर दिया जाता है, हटा भी दिया जाता है। ये आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य क्या है? तो राष्ट्रपति की कई सारी शक्तियां, देखो देश में जितने भी कानून बनते हैं, कानून, उस कानून पर अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा तो वो कोई भी कानून नहीं माना जाएगा। देखो ये लिखा भी हुआ है सबसे पहला, किसी भी बिल या कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य है। जैसे मैं राष्ट्रपति हूँ, लोकसभा और राज्यसभा से कानून पास हो गया, लेकिन जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं माना जाएगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जितने भी देशों से समझौते होते हैं, संधि होती है, वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बगैर, ये राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। राष्ट्रपति मना कर दे कि मैं इस संधि को नहीं मानता, ये संधि नहीं हो सकती, तो वो नहीं होगा। चाहे नरेंद्र मोदी जी कितने भी देश घूम ले, चाहे कोई प्रधानमंत्री कितने देश घूम ले, अगर किसी देश से कोई समझौते होते हैं तो राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है। ये आपको याद रखना है। जितने भी देश के प्रमुख फैसले हैं, नियुक्तियां होती है, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। इसके अलावा सभी सरकारी गतिविधियां जो होती है राष्ट्रपति के नाम पे होती है, राष्ट्रपति के ऑर्डर से ही होती है। और इसके बाद में भारत में 3 सेनाएं,
थल, जल और वायु, इन सब का प्रमुख सुप्रीम कमांडर भी ये होता है, आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उस प्रधानमंत्री की सलाह पर अपने मंत्रियों को नियुक्त करता है, यानी प्रधानमंत्री जिसे कहेगा कि मंत्री बना दो, उसे मंत्री बना दिया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती, यानी डायरेक्ट नहीं चुना जाता, इसे संसद के सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य मिलकर चुनते हैं। तो ध्यान रखना है, राज्य के विधानसभा और संसद के सदस्य दोनों मिलकर चुनते हैं। अब सरकार का तीसरा अंग है जिसे हम बोलते हैं न्यायपालिका। तो न्यायपालिका नाम में क्या है, न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। जैसे आप अमेरिका में देखोगे तो अमेरिका जो है 50 से अधिक देशों से मिलकर बना है, जिसे आप यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हो। और उन सभी में सबकी अलग अलग पार्लियामेंट है। जैसे हमारे अलग अलग स्टेट है ना, यूपी अलग, बिहार अलग, झारखंड अलग, ऐसे अलग अलग स्टेट है हमारे, पंजाब, हरियाणा, ऐसे अलग अलग है। तो उनमें सबकी अलग अलग न्यायपालिका है यूएसए में। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सभी राज्यों में न्यायपालिका तो है, सभी में तो नहीं है। आपको मैं बता दूं, अधिकतर राज्यों में उच्च न्यायालय है, लेकिन जो भारत की सर्वोच्च न्यायालय है वो इन सबसे बड़ी है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सबको मानने पड़ेंगे, आपको याद रखना है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय सबसे टॉप पर है। इसे उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं, के पेपर में आ जाए उच्चतम न्यायालय, तो ये सर्वोच्च न्यायालय को ही कहते हैं। अगर आपसे उच्च न्यायालय कहे तो ये राज्य स्तर की न्यायालय है। ये जो उच्चतम न्यायालय है ये देश के स्तर की सुप्रीम कोर्ट है। देश में दिल्ली में ही हमारी सुप्रीम कोर्ट। जिला न्यायालय हर जिला की होती है, और इसके नीचे भी एक आंकड़ा बनाना चाहो तो आप कह सकते हो अधीनस्थ न्यायालय। ये भी एक न्यायालय का ही प्रकार होता है, जो कि आप 11वीं क्लास के अंदर आएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा। देखो, अब ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों होनी चाहिए, यानी हमारी जो जज वगैरह है वो स्वतंत्र क्यों होनी चाहिए। तो हमारे जज बहुत जरूरी है स्वतंत्र होना। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि कई बार विधायिका अपनी मर्जी से कोई कानून, विधायिका किसको कहते हैं, संसद को, संसद अपनी मर्जी से हो सकता है कोई भी कानून बना दे और कार्यपालिका उसको लागू भी कर दे, लेकिन वो संविधान की दृष्टि से ठीक नहीं है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो वो क्या करेगा, उनके द्वारा बनाए गए कानून को रोक पाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि न्यायपालिका ना तो विधायिका से और ना ही कार्यपालिका, इनमें से किसी के भी कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। न्यायपालिका खुद देखेगी, खुद सोचेगी क्या कानून बनाना है, क्या कैसा कानून, और इसी हिसाब से उसको किया जाएगा। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय का और उच्चतम न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है आपके, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु नियुक्ति के बाद उनके पद से हटाना जो है उनको असंभव हो जाता है। नहीं, उनको उनके पद से हटा दे ऐसा बहुत ही ज्यादा रेयरली या बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, आप ये कह सकते हो। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय उन सभी न्यायालयों और देशों के संविधान की व्याख्या, यानी अब फॉर एग्जांपल हमारे देश में कई बारी सरकार कानून बनाती है, लेकिन वो कानून संविधान के हिसाब से ठीक नहीं है तो उसे रोक लगा देती है। कई बार हमारे देश में कोई पुराना कानून है लेकिन वो अब हमारी जरूरत के हिसाब से ठीक नहीं रहा है, तो उस कानून को हटा भी सकती है, या फिर कानून किस प्रकार से बदलना चाहिए समय के अनुसार, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही तय करते हैं। इसके अलावा भारतीय न्यायपालिका में अधिकतर जो है अधिकार जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मौलिक अधिकार है संविधान में, 6 मौलिक अधिकार है, आप सभी को पढ़ने अगले चैप्टर में। कितने अधिकार है, 6। सबसे पहला समानता का अधिकार, जिसे समता भी बोलते हैं। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा अधिकार विरुद्ध गलत लिंग। बाद में धार्मिक स्वतंत्रता होगी आपकी, बोलोगे दो दो स्वतंत्रता, एक धर्म की है भाई, एक धर्म। आप सभी का अल्पसंख्यकों का शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति। और लास्ट आपका बच जाता है जिसे बोलते हैं हम संवैधानिक उपचार। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी की चर्चा करने वाले संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि अगले चैप्टर में भी पढ़ोगे आप ये संवैधानिक उपचारों का। ये जो लास्ट है आर्टिकल 32 में, संविधान के अनुच्छेद 32 में, इसमें अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 ये कहता है कि हमसे भेदभाव हुआ है किसी भी प्रकार का, इनमें से कोई भी अधिकार हमें नहीं मिल रहे तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों की रक्षा करेगी। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, न्यायिक समीक्षा क्या होती है। समीक्षा करने का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फैसला ले दिया और वो फैसला हो सकता है कि उस समय कोई भी जो सबूत था वो नहीं था, तो न्यायालय अपने द्वारा दिए गए फैसलों को दोबारा से पुनर्निरीक्षण कर सकती है। निरीक्षण करने का मतलब है उनकी जांच दोबारा से कर सकती है। अगर कोई भी कमी रह गई है संविधान के अंदर या लिखावट में, कानून फैसले देने में, तो उसको दोबारा से रिव्यू कर सकती है। इस तरीके से दोस्तों ये चैप्टर आपका हो जाता है समाप्त।
मैंने इस चैप्टर को आप लोगों को कम से कम समय में अधिक से अधिक अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप इसको कर ना पाओ। बाकी जो आप सभी के लिए एमसीक्यू या और क्वेश्चन है उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको चैप्टर अगर समझ नहीं आया है आप उसको समझ सकें। आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 10th क्लास वाले बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूँ, तो आप लोग वहाँ भी हमसे पढ़ सकते हैं। बाकी मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय